जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा के इसके हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो अब हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसका आंसर आप लोग देखकर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा विभवांतर एवं प्रतिरोध की परिभाषा दे, इनके एसआई मात्रक भी लिखें। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे विद्युत धारा का परिभाषा लिखेंगे कि आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है जिसको ए द्वारा सूचित किया जाता है, आप लोग लिख लेंगे। फिर दूसरा विभवांतर का परिभाषा लिखेंगे कि प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य संपन्न होता है उसे उस बिंदु का विभवांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है जिसको भी द्वारा सूचित किया जाता है, आप लोग लिख लेंगे। और तीसरा है यहाँ पे प्रतिरोध। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इस कथन का क्या अर्थ है। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि इस कथन का यह तात्पर्य है कि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जाता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि सेल के दोनों ध्रुवों में चालक के दोनों सिरों को जोड़ दिया जाता है तो सेल में आंतरिक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दोनों ध्रुवों का विभवांतर बनाए हुए रखती है, आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश का परिणाम है, यही इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे विद्युत धारा पूछ रहा था तो हो गया। और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। और इसका समीकरण बनेगा यहाँ पे 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, यानी कि 1 A बराबर 1 C बटा 1S इक्वल टू 1 CS, यानी कि 1 कूलम प्रति सेकंड इसका समीकरण बन जाएगा, आप लोग लिख लेंगे यही समीकरण। तो अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम में चालक का ताप क्यों अचर रहता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि चालक में प्रवाहित उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है।
इसीलिए ओम के नियम में चालक का ताप अचर होता है। आप लोग देखकर इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम को लिखकर इसकी व्याख्या करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात आई इक्वल समानुपाती भी या फिर आई इक्वल टू वी बटा आर, जहाँ आर नियतांक यानी कि अचर ताप पर है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़ा कब कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जब प्रतिरोधकों के समूहन में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतिरोधक से समान धारा प्रवाहित होती है तथा समूहन के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर प्रत्येक सिरों के बीच के विभवांतर के योग के बराबर होता है, तब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़ा कहा जाता है। आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जुड़ा कब कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जब सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है लेकिन उसके प्रतिरोधकों के मान के अनुसार उसमें भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है, तब प्रतिरोधकों को समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम में जुड़ा कहा जाता है। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि चालक के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में विचरण करते रहते हैं, जिसके कारण एक दिष्ट धारा में गतिशील इलेक्ट्रॉन के मान में अवरोध उत्पन्न होता है। यही अवरोध प्रतिरोध की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों का समूहीकरण क्या है, विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जब किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक साथ जोड़ा जाता है, प्रतिरोधकों का समूहन कहते हैं। तो इसे प्रतिरोधकों को समूहन कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करना है, तो यहाँ पे एक विद्युत परिपथ बना लेंगे जिसमें देखिए यहाँ पे विद्युत धारा जो कि आई प्रवाहित हो रही है दोनों तरफ से, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पे स्विच है। तो यहाँ पे देखिए R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है और R3 और R4 प्रतिरोध है। तो इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि दो से अधिक प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का समूहीकरण कहा जाता है। तो आप लोग यही चित्र और बना लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ए मीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग बताएं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ए मीटर का उपयोग लिखेंगे कि ए मीटर के द्वारा किसी विद्युत परिपथ की प्रबलता मापी जाती है तथा इसको श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद वोल्ट मीटर का लिखेंगे कि वोल्ट मीटर के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है तथा इसको समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा क्या है, इसका मान लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि विद्युत ऊर्जा की खपत की माप के लिए जूल एक
छोटा मात्रक है, इसके लिए किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। यानी कि 1 किलोवाट का इसका मान लिखना है, तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, यानी कि इसको घंटा को चेंज करेंगे, किलोवाट को चेंज करेंगे तो 1000 वाट होगा, और घंटा को चेंज करेंगे तो यहाँ पे 60 × 60 सेकंड हो जाएगा, यानी 3600 सेकंड। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 36 लाख आएगा, और इसको जब चेंज करेंगे तो 3.6 × 10⁻6 वाट सेकंड होगा। और वाट सेकंड को हम लोग जूल में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3.6 × 10⁻6 जूल इसका आंसर हो जाएगा, लिख लेंगे आप लोग। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसका SI मात्रक ओम होता है, तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार से होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जब किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक साथ संयोजित किया जाता है, वह प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। यह संयोजन दो प्रकार से होता है, पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन, जिसको पार्श्व क्रम भी कह सकते हैं। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। जो कि इसको चित्र बनाना है यहाँ पे, तो इसका चित्र हम लोग बनाएंगे। देखिए ये रहा यहाँ पे विद्युत बल्ब का चित्र, जिसमें यहाँ पे स्पर्शक बटन है, जो कि इसमें टच करता है तो बल्ब बनता है। फिर यहाँ पे देखिए ये कांच का बल्ब है, और यहाँ पे ये देखिए फिलामेंट इसका बना हुआ है। इसको यहाँ पे फिलामेंट जो कि टंगस्टन का बना होता है, यहाँ पे फिलामेंट। तो यही चित्र आपको देखकर बस बनाना है, आप लोग बना लेंगे इसका चित्र। और ये रहा यहाँ पे इसका भुंडी, आप लोग इसका चित्र बना लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जिससे उच्च ताप पर प्रकाश निकलता है। यदि इस स्थिति में फिलामेंट वायु के संपर्क में आ जाए तो वह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसीलिए बल्ब के भीतर की हवा को निकालकर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि समान पदार्थ और समान लंबाई के तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो, तो इनमें से किसमें विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। इसका कारण भी बताएं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि मोटे तार में विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी, क्योंकि किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात R समानुपाती 1/A यहाँ पे हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग यही लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तो उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि यदि प्रतिरोध नियत हो तो ओम के नियम से अवयव में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अतः विभवांतर को आधा करने पर विद्युत धारा भी
आधी हो जाएगी। आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जब किसी चालक के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिससे चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के उच्च विभव के सिरों की ओर त्वरित होता है। परंतु इन इलेक्ट्रॉनों की चाल लगातार बढ़ नहीं पाती है, क्योंकि वे आपस में मार्ग में बढ़ने वाले चालक के धनायनों से बराबर टकराते रहते हैं, जिससे इसकी चाल मंद पड़ जाती है। इस प्रकार विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन जो गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसका कुछ ही भाग वे चालक के आयनों को दे देते हैं, जिसके कारण चालक में ताप बढ़ जाता है और ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव दो कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला प्रतिरोधकता और गलनांक पर, जिसमें प्रतिरोधकता बहुत अधिक होनी चाहिए और गलनांक अत्यधिक उच्च होना चाहिए। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधी जूल के नियम क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी कि आई समानुपाती भी या फिर आई इक्वल टू V/R। फिर उसके बाद लिखेंगे कि जूल के 3 नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम लिखेंगे कि किसी निश्चित समय यानी कि t में किसी निश्चित प्रतिरोध R वाले चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिमाण U उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा I के वर्ग के समानुपाती होता है। इसकी U समानुपाती I² जब R और T नियत होते हैं। और दूसरा नियम लिखेंगे कि किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा I द्वारा निश्चित समय में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। U समानुपाती R जब I और T नियत हो। और तीसरा नियम लिखेंगे कि किसी दिए गए चालक में एक ही प्रबलता की धारा भिन्न भिन्न समय तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम धारा प्रवाह के समय के समानुपाती होता है। U समानुपाती T जब I और R नियत हो। तो आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत तापन युक्तियों के मूल सिद्धांत क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि विद्युत तापकों में नाइक्रोम के तार की कुंडली विद्युत रोधी पदार्थ के आधार पर फैली रहती है। कुंडलियों और विद्युत रोधी आधारों का डिजाइन उपकरण के उपयोग के अनुसार होता है। अतः बिजली का चूल्हा, विद्युत केतली, विद्युत आयरन आदि का अपना अपना डिजाइन होता है, परंतु इन सभी के कुंडली में जब प्रबल धारा प्रवाहित होती है तब यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यही विद्युत तापन का मूल सिद्धांत है। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टेरों तथा विद्युत स्थिरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं।
इसका आंसर लिखेंगे कि विद्युत तापन युक्तियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु जैसे नाइक्रोम के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक और इनका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत हीटर के परिपथ में जुड़ा चालक तार क्यों उत्पन्न नहीं होता जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि परिपथ में जुड़ा तार का प्राय तांबे का होता है, जबकि हीटर का तापन अवयव प्राय नाइक्रोम का बना होता है और नाइक्रोम की प्रतिरोधकता तांबे के से बहुत अधिक होती है, इसीलिए तार उत्पन्न नहीं होता जबकि तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है। तो यही इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि विद्युत परिपथ में कांच की नली या चीनी मिट्टी या एक तरह के प्लास्टिक से ढका उपकरण होता है जिन्हें फ्यूज कहते हैं। इसमें जस्ता या लेड और टिन की मिश्र धातु का तार लगा होता है। इसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम होता है। अतः जब परिपथ में अचानक धारा की प्रबलता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है और तब धारा से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा फ्यूज के तार को पिघला देती है और परिपथ टूट जाता है। इससे परिपथ में लगे पंखे, बल्ब, फ्रिज, टेलीविजन आदि उपकरण जलने से बच जाते हैं। इसीलिए विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। आप लोग लिख लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि विद्युत परिपथ की विद्युत धारा की प्रबलता जिस मान पर पहुँचते ही फ्यूज गल जाता है उसे फ्यूज तार का क्षमता कहते हैं। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी कुंडली के जल जाने का खतरा होता है, क्यों। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि दो युक्तियों को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ने पर कम विद्युत रोध वाली युक्ति से अधिक धारा प्रवाहित होती है। चूँकि मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसीलिए किसी युक्ति के साथ इसे समांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ की कुल धारा लगभग मीटर से होकर प्रवाहित होगी। इसके कारण उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा से उसकी कुंडली के जल जाने का खतरा होता है। तो यही आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 2 वोल्ट के 4 सेलों से बनी एक बैटरी 5 ओम, 8 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधकों और एक दाब कुंजी से श्रेणी क्रम में जुड़ी है। इसका परिपथ आरेख खींचो। तो यहाँ पे इसका चित्र बनाना है एक। तो इसका चित्र हम लोग इस प्रकार कुछ बनाएंगे। इसका चित्र बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 वोल्ट का 4 बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पे स्विच है। तो यहाँ पे देखिए, एक पहला 5 ओम का प्रतिरोध, दूसरा 8 ओम का और तीसरा 10 ओम का प्रतिरोध है, जिसमें कि विद्युत धारा यहाँ पे आई प्रवाहित हो रही है। तो यही चित्र आप लोगों को बस बनाना है। तो अब चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि जब यानी कि 1 ओम तथा 10 के पावर 6 ओम, बी क्वेश्चन है कि 1 ओम और 10 के पावर 3 ओम तथा 10 के पावर 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोधकों के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन का, जिसमें समान लिखेंगे कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध यानी कि 1 ओम या जिसको R1 मान लेते हैं और 10 के पावर 6 ओम जिसको हम लोग R2 यहाँ पे मान सकते हैं। तो इसका हम लोग सूत्र लिखेंगे समांतर क्रम का कि 1/R = 1/R1 + 1/R2।
फिर लिखेंगे Q1/R1 इक्वल टू 1 यहाँ पे R1 का मान 1 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। और R2 R2 का मान यहाँ पे 10⁻6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1/R1 इक्वल टू इस दोनों का भीम का जोड़ निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा, यहाँ पे इसका 1 करोड़ आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस में 1 करेंगे तो 1 करोड़ 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे तिरछा तिरछी इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 करोड़ 1 इक्वल टू 1 करोड़, यानी कि आर को जब अलग करेंगे तो आर बराबर 1 करोड़ बटा 1 करोड़ 1, यानी कि 1 से कम। यहाँ पे इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 से कम हो जाएगा। तो आप लोग इसका 1 से कम इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं इसके बी नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बी नंबर क्वेश्चन है, 1 ओम है जिसको R1 मान लेंगे, और 10⁻³ ओम है जिसको R2, और 10⁻6 ओम है जिसको R3 मानेंगे। तो यहाँ पे इसका सूत्र लिखेंगे समांतर क्रम का, 1/R इक्वल टू R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो फिर लिखेंगे 1/R, यहाँ पे जैसे वैसे लिखेंगे, और 1/R1 का मान यहाँ पे देखिए 1 ओम है तो 1 ओम लिखेंगे, और R2 का मान 10⁻³ ओम तो 10⁻³ ओम, और R3 का मान यहाँ पे 10⁻6 ओम तो 10⁻6 ओम लिख लेंगे। और इसके बाद इन तीनों का यहाँ पे भीम का जोड़ निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे इतना इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके आया 1/R इक्वल टू 1/100 1000, यहाँ पे बटा 1 करोड़। यहाँ पे जब R को अलग करेंगे यानी कि तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे एक 1 अरब 10 करोड़ और 1,000 R इक्वल टू 1 अरब यहाँ पे। और जब इससे R को अलग करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। तो यही आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। आप लोग समझ गए होंगे और बना भी लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली के एक बल्ब से 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है। बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा तथा बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे वोल्ट जो कि 220 वोल्ट है, और पावर यानी कि 100 वाट है। तो इसका बल्ब का विद्युत धारा हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम लोग, I इक्वल टू P/V। तो यहाँ पे पावर जो कि 100 वाट लिखेंगे, और वोल्ट 220 वोल्ट। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 5/11 एम्पियर हो जाएगा, इसका विद्युत धारा आंसर आ जाएगा। और फिर इसका जब प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे या फिर R इक्वल टू V/I। तो V का मान 220 वोल्ट है, और I का मान 5/11 है। तो यहाँ पे या फिर 220 वोल्ट, और ये नीचे वाले को यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे तो 11/5। और इसको जब काटेंगे तो 44 बचे 220, और इसको से इसको में गुना करेंगे तो 44 से गुना 11 करेंगे तो 444 ओम इसका आंसर हो जाएगा। जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो वो लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।